सबके जबान पर ममता बनर्जी का नाम इस वक्त चल रहा है। सब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास क्या हिम्मत है। ईडी के कार्रवाई के बीच में ममता बनर्जी जाती हैं और एक ग्रीन कलर का फाइल उठा के लाती हैं, जबकि ईडी के कार्रवाई के बीच में अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता और बाहर वाला कोई अंदर नहीं आ सकता। इसी दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर जाती हैं और एक फाइल उठा के लाती हैं और सीबी की कार्रवाई जो है वो अंदर चल रही होती है। इसके बाद वो मीडिया को संबोधित करती है और गृह मंत्री के लिए नोटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन उसके बाद सबके जबान पर बस एक ही चर्चा है कि आखिरकार बंगाल में अब होगा क्या 26 में ममता बनर्जी इतनी मजबूती से ही खड़ी रहेंगी या बीजेपी जो करना चाहती है वो कर जाएगी। हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो कि हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी बताएंगे कि आखिर बंगाल में क्या होगा। देखिए, जो ममता बनर्जी का आपने नाम लिया, आपको ममता बनर्जी के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ममता बनर्जी छात्र आंदोलन से निकली हुई नेत्री है। वो उस कम्युनिस्ट के गढ़ को उन्होंने ध्वस्त किया था बंगाल में, जो कि लगभग 30-35 वर्षों तक लगातार ज्योतिलाल जो रहे थे, ज्योति दा वहाँ पे मुख्यमंत्री, उसके गढ़ को वो लगभग पूरी तरह से तहस नहस कर वो लेडी निकली थी। अगर आप ममता बनर्जी के इस चीज़ से थोड़ी सी अचंभित है कि भाई ममता बनर्जी ईडी के अंदर जाती हैं, ग्रीन फाइल उठा कर लाती हैं, तो ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा सामान्य बात है। ये बात इस चीज़ का संकेत दे रहा है कि ममता बनर्जी से जो संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन को पश्चिम बंगाल में, वो इतना आसान नहीं है। वो पूरी तरह संघर्ष में है और ये बात दर्शाता है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में और भी आक्रामक रूप लेती हुई दिखाई देंगे। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सबके जबान पर यह नाम तो है कि ममता बनर्जी के अंदर हिम्मत बहुत है। ईडी की कार्रवाई के बीच में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर संक्षिप्त करे और फाइल उठा के ला दे, जबकि उन्हें सारी जांच के लिए वहां पर जांच बैठाया गया कि भाई कौन सा पेपर है, क्या क्या कार्य होता है, कहां कहां पर क्या क्या है। हाँ, बेशक लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है कि ईडी और सीबीआई उनके बस में है, तो ये कौन सी अच्छी कार्य है कि भाई आप किसी के कार्यों के बीच में जाके संक्षिप्त की और फाइल उठा के लाई। आखिर उस फाइल में था क्या? देखिए, एक बात बता दें आपको कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति को स्थापित किया है पूरे देश में, उस राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच संदेश देने के लिए ऐसे मजबूत कदम उठाना उनके नज़र में ये बड़ा आवश्यक है। उसके पीछे जो बड़ा कारण है, जो बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस चीज़ को इस कड़ी के माध्यम से भुनाने की कोशिश करेंगी कि अगर तुमको लग रहा है कि हम शेर हैं तो हम भी शाबाश शेर हैं, और कम से कम इस बंगाल में तुम्हारा एक चलने वाला नहीं है। नियम कानून संवैधानिक चीज़ें अपने ताक पे रख दीजिए। यहाँ इस चीज़ को इस काम को करने के पीछे एक अकेले जो फैक्टर है, जो कि ममता बनर्जी के दिमाग में चल रहा है कि हमको जनता में, अपने बंगाल के जनता में दिखाना है कि ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये असम नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। अगर आपको लगता है कि आप डाल चलेंगे तो हम भी आपके साथ पात चलने को तैयार है। पर आपको ये मैं बता दूं कि इस बार बीजेपी जो है वो अपनी कमर कस के एकदम खड़ी है, क्योंकि बीजेपी वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जिस काम से ममता बनर्जी को डाउन किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक खबरें और आ रही है कि कांग्रेस, बीजेपी, अवैसी, ये तीन पार्टी जो है भले ही कैमरा के सामने आकर ना बोले, लेकिन ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए एकजुट भी होती जा रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी पे थोड़ा सा दांवपेच फंस रहा है कि भाई केंद्र में आप एक दूसरे के विरोधी हैं, तो बंगाल में एक साथ होने के लिए क्या? देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि कुछ एक क्षत्रिय दलों को छोड़ दें तो कांग्रेस और बिहार में आरजेडी, ये दो चार ही पार्टी है जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी से किसी भी शर्तों पे समझौता नहीं किया। वो चाहे आजकल भी जो प्रकरण चल रहा है, जिस तरह से नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में राजद के जो मुखिया है उनके पूरे परिवार को घसीटा जा रहा है, जो आरोप तय किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आरजेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ मैनेज कर लेती, तो हो सकता है कि भाई उसका जो आरोप है, चूंकि केंद्र की उसमें हस्तक्षेप होता और आरोप कम कर दिया जाता, लेकिन वो इस चीज़ को नकार कर जेल जाने को तैयार है। जो आरोप सिद्ध हो रहे हैं वो अपना पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं होने देने जा रहे, क्योंकि उन लोगों का एक विचार है। उस विचार के पीछे इस देश में कम से कम 2-4 ऐसे मतलब कुछ जनसंख्या है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी से जुड़े हुए हैं।
पर एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक जी कि कांग्रेस चाहे बीजेपी के साथ जाए या ना जाए, लेकिन फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं टीएमसी उससे भी कमजोर होगी। अब ऐसे जिस तरीके से मजबूत देख रहे हैं मुस्लिम वोटरों पर, वो भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर भी टीएमसी कमजोर होगी, तो दोनों का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल में बिहार वाला हाल कम से कम नहीं है अभी भी। उसमें ना ही कोई वैसे फैक्टर काम आने वाला है और ना ही कांग्रेस फैक्टर काम आने वाला है। बिहार में इन दोनों को कमजोर करने में सबसे जो बड़ा अहम वो तबका रहा वो ओवैसी का रहा। एक उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे थे, हम कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें वो क्षेत्र जो जहाँ पे मुसलमान संख्या में है ही नहीं बिहार में, वो अपना नेता मैंने पूछा कि, और वो बड़ा मतलब अशिक्षित आदमी था, वो कहीं ठेला वेला पे काम कर रहा था, उसको मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई नेता कौन है, तो उसने बड़े आराम से बताया कि उस वोट से वहाँ पे ओवैसी का जो कैंडिडेट है वो जीतने वाला नहीं था, फिर भी उसने दिया कि जो पार्टी जो कैंडिडेट ओवैसी के सपोर्ट में खड़े होंगे हम उसको वोट देंगे, वो मेरा नेता ओवैसी होगा। तो इस मजबूत स्थिति में आप ओवैसी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की भी स्थिति लगभग खत्म हुई है, और ये कब हुई? बंगाल के पिछले चुनाव में हुई। और जब बंगाल के पिछले चुनाव में हुई तो कांग्रेस के कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई थी। ममता बनर्जी जो अपना उनका जो कोर वोट है वो कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ था। तो ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस आए, कांग्रेस ना आए, वैसे आए वैसे ना आए, उससे ममता बनर्जी पे मुझे ऐसा लगता है कोई असर आने वाला नहीं है। पर वैसे ने तो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं भले ही ममता बनर्जी के कैंडिडेट वहां पे निकल गए, लेकिन कमजोर तो हुए थे, क्योंकि वोट का रेशियो कम हुआ था अवैसी के चुनाव लड़ने से। उनकी कैंडिडेट चूंकि सामने थी तो मुस्लिम वोटर जो था वो बट गया था। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बिहार का इलेक्शन हुआ अभी और बिहार के इलेक्शन में जिस तरह देखा उन्होंने कि ओवैसी को जिताकर उस क्षेत्र की जनता ने कौन सा तीर मार लिया। अगर सपोज कीजिए कि वो पूरा समीकरण राजद को देता वोट, जिसके लिए जाना जाता है कि भाई राजद को बिहार में एम समीकरण काम करता है, तो जो पूरा एम समीकरण है वो वैसे अपना नेता मान के बैठ गया, तो उससे फायदा किसका हुआ? उस समीकरण को तो कहीं पे भी उनका नेता अभी शीर्ष नेतृत्व है, उनकी सरकार, उनके सपोर्ट में सरकार तो बनती नहीं दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम मतदाता थोड़े से भी जागरूक होंगे तो वैसे से जो मतलब अब चाहे प्रदेश में या फिर देश में किसी भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ओवैसी को अपना नेता मानने से वहां पे परहेज रखेंगे, या तो कांग्रेस को वोट देंगे या फिर जो वहाँ पे क्षत्रिय लोकल पार्टियां हैं जो कि मुस्लिम के चहेती पार्टियां कही जाती हैं हर प्रदेश में, या तो उन लोगों को वो वोट देंगे अगर मुस्लिम मतदाता जागरूक होता है तो। मेरा ऐसा मानना है। अभी बंगाल के अंदर किसका पल्ला भारी है? देखिए, पल्ला भारी कहना ये एकदम दुविधा वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ पे साथ खड़ी है, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो रिलीजन का वाला कार्ड खेल रही है, वो हार्डकोर हिंदुत्व दिखा रही है, वो बार बार पीआर वगैरह के थ्रू पैसा दे दे के वो सब शो कर रही है भाई कि हम ही हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। वहाँ पे रोहिंग्या घुस आए जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको हम हटा देंगे सत्ता में आएंगे। तो इन सारी चीज़ों से वो साबित करना चाह रही है कि भाई हम वहाँ पे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके रक्षक हैं और तुम मुझे वोट दो। लेकिन एक और आपको बात बता दें कि ममता बनर्जी कहीं भी, जिस तरह ने ममता बनर्जी कुछ दिन पहले से भी जिस तरह से ये योजनाएं शुरू की है, कौन सा योजना था वो जो दुर्गा आंगन या कुछ करके योजनाएं शुरू की थी, और जिस तरह से वो मंदिरों में घूम रही हैं और एक जो हिंदुत्व का वो भी चोला ओढ़ने की कोशिश कर रही हैं, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ममता बनर्जी को हिंदुत्व का हावी मिल गया, थोड़ा से भी हिंदू अगर पक्ष में आ गए, तो मजबूत जनाधार के साथ ममता बनर्जी इस बार सरकार बना देंगे। मुस्लिम हिंदू को, जैसे आप किसी मुस्लिम इलाके में, ज्यादातर तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मुस्लिम इलाके में चूंकि इलाकों को देखकर, जाति को देखकर ही कैंडिडेट उतारा जाता है, लेकिन आपने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदू का चोला ओढ़ने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम हिंदू को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, हिंदू भी जल्दी किसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। कट्टर हिंदू जो होते हैं वो जल्दी किसी को नहीं अपनाते हैं। तो चोला ओढ़ने से या मंदिर जाने से आपको लगता है कि ममता बनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि हिंदू ममता बनर्जी के साथ जाएंगे? देखिए, एक बात बता रहे आपको, बंगाल के बारे में एक बात सुनिए। बंगाल की राजनीति ना ही बिहार वाली है और ना उत्तर प्रदेश वाली है। बंगाल का जो एक वर्ग रहा है शुरू से, वो ईस्ट इंडिया काल के जमाने से, जब से ब्रिटिश आए यहाँ पे, जो सबसे एलिट क्लास है, जो सबसे पढ़ा लिखा क्लास है, इवन कि वहाँ की जो महिलाएं भी है बड़ी एजुकेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बंगाल का जो एलिट वर्ग है, फिर बंगाल का जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है, वो बहुत हार्डकोर हिंदुत्व की वाली राजनीति में पिछले इलेक्शन तक तो नहीं था। अगर
भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो बहुसंख्यक है, हिंदू वोटर्स हैं, उसको हार्डकोर हिंदुत्व वाला वोटर तब्दील करने में अगर उसकी कोशिश सकाम रही, अगर वो कर पाया, तो ये प्रश्न बनेगा कि जो हार्डकोर वोटर है वो मुसलमान को वोट नहीं करेगा या फिर उस पार्टी को वोट नहीं करेगा जो मुसलमान के चाहता है। लेकिन अभी बंगाल में वर्तमान में ये पूरी तरह स्थिति नहीं है कि वहाँ का जो वर्ग है, वो वहाँ के जो मतलब पढ़े लिखे जो भी मतदाता वगैरह है, वो हार्डकोर हिंदुत्व का राजनीति उनको आता ही नहीं है। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को करने में आज तक लगी हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से जो पिछला इलेक्शन हुआ था बंगाल में, उससे पहले जिस तरह से केंद्र ने बंगाल में वो बहुत सारा वो आर्मी उतारा था, सेना उतारा था, कोई वाक्या हुआ था अगर आपको याद हो, तो उसके बाद उन्होंने अपोज किया था ममता बनर्जी ने, और अपोज करने के बाद वो बार बार कोशिश की थी कि हमारे यहाँ आप नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। वो पूरा प्रोपेगेंडा यही था कि भाई वहाँ के हिंदुओं को बचाना है, और हिंदू को जो सबसे बड़े शत्रु है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो है ममता बनर्जी। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करती रही, वो ईडी का मैटर हो, चाहे वो वहाँ के जो मुकुल रॉय वाला मैटर आया था, वो जितने सारे नेता को उठाना, पटकना, इधर से उधर करना, वो सारे काम करने में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन नाकाम हुई थी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि वही कोशिश फिर से करने में लगे हुई है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ के जो बहुसंख्यक वोटर हैं, हिंदू वोटर हैं, उनके अगर आधे वोट को भी इस तरह से बना लिए कि भाई हमें ज़रूरत है यहाँ पे ऐसे एक मुख्यमंत्री को जो कि हम हिंदुओं की रक्षा करें, या फिर ऐसे मुद्दे को वो भुनाने में सकाम मतलब मजबूत रहते हैं और मजबूती से पेश कर पाते हैं एनडीए वाले, तो जाकर इस बात कुछ खेला होगा। नहीं तो अभी भी लड़ाई उतनी ही मजबूत है, और इस लड़ाई में पूरी तरह पलड़ा ममता बनर्जी का भारी दिख रहा है। ईडी सीबीआई पे आपका क्या कहना है? जिस प्रदेश में चुनाव रहता है, जिस भी राज्य में ईडी सीबीआई सत्ता पक्ष अगर वहाँ बीजेपी की हो तब तो ठीक है, अगर वहाँ विपक्ष की हो तो ईडी सीबीआई का दौर जारी हो जाता है। देखिए, अगर बहुत न्यूट्रल बन के बात किया जाए, जो कि करना ही चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप पत्रकार हैं तो न्यूट्रल बन के ही बात कीजिए, तो जो वर्तमान में सरकारी की एजेंसियां हैं उनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दुरुपयोग तो हो रहा है। सत्ता बनना, पार्टियां बनना, किसी का सत्ता, कोई सत्ता में आए, कोई सत्ता से दूर हो जाए तो बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई जो केंद्र में सत्ता हो। एक बात आपको याद दिला दें कि जो जिस तरह से यूपीए के सेकंड वाले गवर्नमेंट में जिस तरह से खूब सारा घोटाला हुआ था, और उस समय अन्ना आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का पीआर तगड़ा हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश के भाग्य विधाता के रूप में प्रधानमंत्री बने। उसमें कहीं ना कहीं उस समय से सरकार को सीख लेनी चाहिए थी कि उन्हीं की सरकार में जितने भी घोटाला हुए, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे कनिमोझी वाला घोटाला हो, चाहे वो मधुकोड़ा वाला घोटाला हो, वो जितने भी सारे भी घोटाले हुए, वो उसी सरकार में रहने वाले उनके साथी दल के नेता का घोटाला उजागर किया गया था, और उन्हीं की एजेंसियों ने जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए उन घोटालों को उजागर किया था। और ये जानते थे यूपीए के सेकंड वाले गवर्नमेंट, उनको पता था कि इस घोटाले को अगर हम उजागर करवा रहे हैं एजेंसियों के थ्रू, वो करवा नहीं रहे थे क्योंकि एजेंसी अपना काम स्वतंत्र कर रही थी। भाई जो गलत काम किया उसको उस पर ईडी कार्रवाई करेगी, वो कर रही थी, और करने का परिणाम हुआ कि आज तक कांग्रेस या यूपीए गठबंधन सत्ता से दूर है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीजें अगर आपके हित में नहीं हो, जो चीजें सरकार के हित में नहीं हो, और इस देश की संवैधानिक खूबसूरती है, लोकतांत्रिक खूबसूरती है कि आप सरकारी एजेंसियों को फ्रीडम दीजिए, और कोई गलत कर रहे हैं तो उस पर कोशिश कीजिए कि वो स्वतंत्र कार्रवाई कीजिए। और मुझे जैसा लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दा हो, जिस तरह से SIR का मुद्दा हो, ये मुद्दा अपने आप में मतलब थोड़ा सा बौखलाहट लाने वाला मुद्दा है। अगर थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो इन मुद्दे पे चढ़ के बात होनी चाहिए। इन मुद्दे पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एजेंसियां जो है, ईडी हुई या फिर सीबीआई हुई या फिर इलेक्शन कमीशन हुआ या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां हुई, इन सब में थोड़ा सा सरकार को स्वतंत्रता बरतनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, बंगाल में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उस पर सबका नजर बना हुआ है कि भाई बंगाल में क्या बिहार की तरह हो सकता है। बीजेपी जिस चीज पर अड़ी हुई है कि भाई ममता बनर्जी को इस वक्त किसी भी तरह कमजोर दिखाना है, क्योंकि ममता बनर्जी और बीजेपी इन दोनों में टक्कर की एकदम लड़ाई, और बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि ममता बनर्जी के सामने बंगाल में तो हम कुछ भी नहीं है, और यहाँ सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे बिना पैर के पहाड़ पे चढ़ना। और ठीक यही स्थिति बंगाल में दिखाई दे रही है। अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी तमाम जगहों की तरह बंगाल में कितनी मजबूती से खड़ी होती है और ममता बनर्जी को किस तरीके से हरा कर अपनी सरकार बना पाती है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।